एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 7 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जीपैट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी जो क्लास हो रही है ये ऑलरेडी जूम मीटिंग में मैंने करा था। ठीक है, तो ये क्लास को जिन लोगों ने मिस किया है तो बार बार एक ही बात को बताने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार जी देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी का जो वीडियो है ये स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से उतना सीरियसली जीपैट का तैयारी नहीं किया है या फिर सेकंड सेमेस्टर से सेकंड ईयर से जीपैट का तैयारी नहीं किया है। तो ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने प्रॉपर अपना प्रिपरेशन नहीं करा है सेकेंड सेमेस्टर से लेके। तो इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा है जीपैट या गेट प्रिपरेशन के लिए, वो इस वीडियो से मत देखें। जो टॉपर हैं, जो अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे हैं, वो ये वीडियो को ना देखें। ये वीडियो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो जीपैट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ कारण से जो लास्ट में जिनको पता चला है कि जीपैट या गेट करके कोई एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हैं जो चाहते हैं जीपैट का एग्ज़ाम निकालना बट उन्हें लग रहा है कि भाई अब बहुत लेट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो बस उनके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग दो एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। एक एग्ज़ाम है अपना जीपैट, ठीक है, और एक एग्ज़ाम है गेट। ठीक, तो जीपैट एग्ज़ाम जो है ये सब एग्ज़ाम के बारे में आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा कि जीपैट एग्ज़ाम क्या है और कैसे मतलब क्या होता है। जो बी फार्म करते हैं, स्पेशली जो बी फार्मा वाले हैं, बी फार्म के लोग हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, जीपैट एग्ज़ाम को बी फार्म वाले दे सकते हैं, 4th ईयर में जब रहेंगे अपेयरिंग में दे सकते हैं। और इससे हायर स्टडी के लिए, जैसे इंजीनियरिंग के लिए गेट होता है, उसी तरह बी फार्म के लिए क्या होता है, जीपैट होता है। लेकिन बी फार्म वाले गेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। गेट में कुछ सब्जेक्ट है, जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है, CY हो गया, और एक होता है BT। ठीक है, तो एक्सेल मतलब होता है लाइफ साइंस करके सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, और CY मतलब केमिस्ट्री हो गया, और BT मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी करके। तो ये तीन में गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं बी फार्मा वाले स्टूडेंट भी। ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम दे सकते हैं बी फार्मा स्टूडेंट वाले भी। तो पहले हम लोग जीपैट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर गेट का एग्ज़ाम हम कैसे क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यार अब हम लोग आ गए 7th सेमेस्टर में। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो किस में है, 7th सेमेस्टर में है। आगे आप क्या किए हो, अपने 6th सेमेस्टर तक आप क्या किए हो, ठीक है, 6th सेमेस्टर तक आप क्या किए हो, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अलग कहानी है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आप नहीं पढ़े। बट यदि आप कॉलेज रेगुलर किए होगे, कॉलेज में बैठे होगे जाके, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे फार्मेसी के जो आपको पता होंगे एक लेमैन से अलग। मतलब लेमैन के अलावा आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको पता होगा कि हाँ ये फार्मा में होता है, जैसे फार्माकोपिया हो गया और भी सारी चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो यदि आज से भी सीरियस हो जाए तो आपके पास कुल टोटल मतलब 192 या फिर सपोज 190 डेज के आसपास है टाइम। इतना टाइम आपके पास है नेक्स्ट जीपैट के एग्ज़ाम तक। ठीक है, 190 डेज के आसपास टाइम है। तो अब इसमें आप चाहिएगा कि जो आपका मेन बुक है उसको पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उतना बुक देख के मतलब आप उतना बुक देख के ही आप धराशायी हो जाएंगे कि अब हम इतना एक सेमेस्टर में मतलब कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसका एक ट्रिक है, तो मतलब कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, अब क्या करते हैं कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी 7th सेमेस्टर से ऐसा प्रिपरेशन करना चालू किया था। ठीक है, 7th सेमेस्टर से करता था, उतना सीरियसली नहीं प्रिपेयर किया था। लेकिन इवन दो मैंने गेट भी क्वालिफाई किया, जीपैट भी क्वालिफाई किया, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बुक है, मतलब बोला जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, मैंने बहुत टॉपर से बात की है, सबसे बात किया। ठीक है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है, जो मेडिकल MBBS के लिए होता है, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, गेट हो गया, ठीक, या जीपैट हो गया, ठीक है, नेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम होता है। तो यदि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दो बात है, एग्ज़ाम निकालना एक अलग चीज़ है, क्वेश्चन सॉल्व करके एग्ज़ाम देना एक अलग चीज़ है। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक अलग बात है और खूब डिटेल में नॉलेज रखना एक अलग बात है। ठीक, तो ये सब एग्ज़ाम को यदि आपको क्रैक करना है, तो यदि आप इन एग्ज़ाम का PYQs को पूरा बाय हार्ट कर लेते हैं, बाय हार्ट करने का मतलब आप गलत सेंस में नहीं लेंगे कि हम इसको
मतलब रट लेंगे, सारे पेपर को रटना नहीं है, क्या करना है वो बताएंगे। तो यदि आपका कमांड PYQs पे है तो आपके हाथ में 70% एग्जाम आ जाता है, ठीक है। 70% एग्जाम आप जीत गए हैं यहीं पे, यदि आप PYQs पे कमांड कर ले रहे हैं। PYQs मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए अभी जीपैट का पूरा बता रहा हूँ कि कैसे PYQs से पढ़ना है, कैसे कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बुक आती है जीपैट में, बहुत फेमस है, जीपैट कंपेनियन करके, ठीक है। जीपैट कंपेनियन करके आती है। ये बुक के ऑथर हैं नज़मा इनामदार, दो ऑथर हैं बेसिकली, ठीक है। नज़मा इनामदार मैम इनकी इस बुक की ऑथर है। तो एक ये बुक आपके पास होने चाहिए। एक बुक है आपके पास जीपैट गाइड करके, जीपैट गाइड, ठीक है। ये पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक होनी चाहिए। और एक है आपके पास जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, GDC, सब लोग जानते हैं, ठीक है। जो जीपैट करता है वो GDC जानता ही है, ठीक है। 2-3 चैनल है, GDC हो गया, और डॉक्टर पुष्पी के क्लासेस वो भी है, वो भी आप जानते हैं। जो लोग फार्मेसी में हैं वो तो ये जानते ही हैं। तो यहाँ पे डाइजेस्टर्स आते हैं, ठीक है, डाइजेस्टर्स इनका आता है, तो ये आप जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। 4 डाइजेस्टर रहते हैं जिसमें पूरा बी फार्म का सिलेबस को कंसाइज करके दिया रहता है, ठीक। तो ये 3 मेजर बुक है यदि आप 7th सेम से सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर बुक आपके पास होने चाहिए। 3 मतलब बेसिकली ये टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6, ठीक है। तो टोटल 6 बुक्स हो गए। तो आपको यदि प्रिपेयर करना है जीपैट एग्जाम के लिए 7th सेमेस्टर से सीरियसली, तो आपके पास ये इतने बुक्स हैं यहाँ पे। इसको यदि बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं टॉप 500 में आ सकते हैं, ठीक है। टॉप 500 AIR की बात कर रहा हूँ, टॉप 500 AIR ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद यही किया था, ठीक। यही मैंने तो मेन फोकस इन्हीं दोनों बुक पे किया था, और डाइजेस्टर लास्ट में लिया था तो मैं उसको प्रॉपर उतना पढ़ नहीं पाया। लास्ट में मैं सिर्फ जीपैट कंपेनियन और जीपैट गाइड के ऊपर था, पूरा डिपेंडेंट था, और इसी के कारण मेरा जीपैट का स्कोर 187 था, ठीक है। और जीपैट का स्कोर उस टाइम पे 187 में 1681 मार्क्स आया था। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात है 2021 की, ठीक है। ये बात कब की है, 2021 की है। 2021 जीपैट में मेरा 187 स्कोर था, जो कि जस्ट कट ऑफ से 1 मार्क्स ज़्यादा थे। और यहाँ पे इसका AIR मेरा 1681 के आसपास था, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं जब इतने कम टाइम में ये 2 बुक को करके, जब वो भी पूरे अच्छे से नहीं करा, तभी भी मेरा रैंक कितना 1681 के आसपास आ गया, ठीक है। तो यदि आप पूरे साल, 1 साल ये दोनों के पीछे लगा देंगे अपना पूरा, ठीक है, तो आपका रैंक 500 से भी ऊपर आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि मेरी बातों को कितना सीरियसली आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये 3 बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास यदि इनामदार की बुक आ गई, ठीक है। इनामदार की बुक बहुत बल्कि बुक है, बहुत मतलब बल्कि इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। अभी तक फिलहाल अभी तक ऐसा कोई और बुक आपको नहीं मिलेगा जिसमें पास्ट ईयर पेपर को इतना इलेबोरेट करके सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो यदि आप लेटेस्ट बुक लेते हैं तो उसमें 2022 जीपैट का पेपर होगा और प्लस पास्ट 10 ईयर्स का पेपर भी होगा। मतलब आप समझ लीजिए 2010 तक, जब से जीपैट स्टार्ट हुआ है, जीपैट से पहले एम.फार्म में एडमिशन लेने के लिए गेट का एग्जाम होता था, तो उस बुक में गेट का भी पोर्शन दिया हुआ है। मतलब बेसिकली वो बुक में 2 पार्ट है, एक पार्ट है आपका जीपैट का पार्ट है और एक पार्ट है आपका गेट का पार्ट है। यदि आप टॉप 100 में रैंक लाना चाहते हैं तो आपको ये दोनों बुक का पार्ट जितना भी है, ये पूरा बुक को आपको 10 टाइम्स कवर करना होगा। पूरा बुक को आपको 10 टाइम्स कवर करना होगा 1 साल के अंदर, ठीक है। 1 ईयर में आपको ये पूरा बुक को 10 टाइम्स कवर करना होगा, जीपैट पोर्शन भी प्लस गेट पोर्शन भी। लेकिन मान लो कि अब मैं इतना बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, यदि मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं दूंगा तो आप इसको भी नहीं कवर करोगे, ठीक है। एटलीस्ट यदि बड़ा टारगेट दे रहा हूँ तो आप आधा दूर तक भी वही बोलते हैं ना, ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स। यदि तुम स्टार्स में नहीं पहुँच पाओ तो मून में तो पहुँचोगे ही, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10 बार
कम से कम ये कवर करना होगा ये बुक को पूरा, जीपैट पोर्शन भी, गेट पोर्शन भी। यदि इतना आप पूरा इनामदार के बुक को ईमानदारी से कर लिए, समझ रहे हो, इनामदार के बुक को ईमानदारी से कर लिए, तो आपका रैंक टॉप 100 में भी हो सकता है, ठीक है, टॉप 100 में भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका डेडिकेशन कितना है, लास्ट टाइम में आप क्या कर दिए, लास्ट टाइम में आप क्या किए, कितना मेहनत किए, कितना इनपुट डाले, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि बात है कि यार जैसे 1000 मीटर का रेस दौड़ना रहेगा, तो आप यदि स्टार्टिंग में ही बहुत तेज़ से दौड़ेंगे तो हो सकता है कि लास्ट में आप उतना ज़्यादा इफर्ट नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जो अच्छा मतलब जो प्रोफेशनल होता है वो क्या करता है कि वो पहले क्या करता है, धीरे से शुरुआत करता है। सबको लगता है हम आगे निकल रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल रहता है वो धीरे से दौड़ता है और लास्ट में वो एनर्जी बचा के रखता है और लास्ट टाइम पे वो क्या करता है, पूरा इफर्ट लगाता है और वो आगे हो जाता है। जैसे उसेन बोल्ट को देख सकते हैं, पीछे रहता है और लास्ट में आगे आ जाता है। तो आप लोग उसेन बोल्ट हो नहीं, क्योंकि पढ़ना एक हैबिट होता है यार। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि जो बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ना है बुक, ठीक है। तो जो सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ें और ये सब ट्रिक पे मत आए, ताकि ऐसा चीज़ का कुछ नॉलेज मतलब नौबत ही ना आए। आप बहुत ज़्यादा बुक को रीड करें, जो भी कोर्स बुक है सिलेबस में अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको आप रेफ़र करें और उनको पढ़ें, ठीक है। तो जो ये 7 सेमेस्टर के लिए है स्पेशली वीडियो, बार बार बता रहा हूँ। तो अब आप इनामदार बुक ले लिए हैं, उसमें आप देख रहे हैं जीपैट का पोर्शन है, गेट का पोर्शन है। अब मैं बोलता हूँ कि यार प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का मतलब लोग सोचते हैं कि मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अब इस क्वेश्चन पेपर में 125 क्वेश्चन है, तो मुझे क्या करना है, 125 क्वेश्चन रट लेना है। तो मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो, नहीं तो बोलोगे सर हम तो प्रीवियस ईयर रट के चले गए, क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ही नहीं, मेरा क्या होगा, समझ रहे हो। तो बात क्या है कि 125 क्वेश्चंस जो यहाँ पे आ रहे हैं, आपको करना क्या है, जैसे मान लो पहला एक क्वेश्चन है, ठीक। अब ये कोई कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका 4 ऑप्शन होगा, A B C D, ठीक है, 4 ऑप्शन होगा। पहले एक क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन है। अब आपको पता है कि इसमें से सपोज B सही है, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका B ऑप्शन सही है। तो आपको क्या करना है, बुक खोलना है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन मतलब खुद से गेस करना है कि आप अपना जो 6 सेमेस्टर में जो कमाई किए हो, उस कमाई के हिसाब से आप देखो कि आपको क्या कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, ठीक है, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। सपोज आप बोल दिए कि बी, उसके बाद आप उसमें जाके आंसर को चेक करो। तो जब आंसर, इनामदार का बेस्ट पार्ट क्या है कि वहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर क्या है, विथ लॉजिक पूरा दिया हुआ है और उसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बी है तो बी के बारे में ही खाली एक्सप्लेन करके छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि ए को भी एक्सप्लेन किया गया है, बी को भी, सी को भी, डी को भी, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे आपके पास कितना कॉन्सेप्ट बना, पहला तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड ये बन गया, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना। तो ये भी अब नेक्स्ट टाइम में आपसे यही क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, शायद उसका ऑप्शन ए हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि हो सके ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपके पास इतना डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से। मतलब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे आपके पास टोटल 4 तरह के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सोच लो, 125 को क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यदि मतलब एक पेपर सॉल्व करते हो तो उससे आपके पास कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, 125 गुना 4 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अब एक पेपर सॉल्व किए तो इतना कंसेप्ट बना। तो मान लो यदि जीपैट का लास्ट 10 ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो लास्ट 10 ईयर का पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, 125 × 10 × 4, इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। और देखो, और यदि गेट का पोर्शन भी सॉल्व कर लिए, गेट का पोर्शन भी सॉल्व कर लिए, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बोनस का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बोनस का काम करेगा कि तुम्हारे पास इतना डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद यदि इतना कर लोगे तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, बहुत कुछ समझने लग जाओगे कि एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज कर रहा था, मतलब जिस ईयर मैं एग्ज़ाम दिया था, तो उस साल लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन रिपीटेड है। अब जो बोलो मेरा लक था या कुछ, तो 30 से 35 ये क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये कहाँ से रिपीटेड हो रहे हैं, इनामदार का बुक आप देखोगे तो वहाँ पे जो सॉल्व किया रहता है क्वेश्चन, तो उसमें लिख देता है जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसके बारे में लिख दिया रहता है कि आप 2015 का ये क्वेश्चन देखें, शायद ये रिपीट हुआ होगा।
ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे बता दिया जाता है। तो 2021 में आपको 30 और 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट हुए, तो 30 × 4 कर दो तो 120 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ गए, समझ रहे हो। और यदि उतना 60 मार्क्स तुम खुद से ले आए तो 180 के आसपास नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार रिपीट होंगे, रिपीट मतलब वो भी रिपीट यहाँ पे उसी को कंसीडर किया गया है जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया उसी को यहाँ पे रिपीट कंसीडर किया गया है। अदरवाइज ऐसे देखेंगे तो रिलेटेड मिलते जुलते कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए कि इनामदार बुक को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बुक लेना है, ठीक। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखें और उसमें 4 ऑप्शन दिए, यदि बने तो ठीक है, यदि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, या फिर एक गैस करना है और ऑप्शन को पीछे देखना है और वहाँ से जो जो कंसेप्ट सीख रहे हैं आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन करके अपने डायरी या फिर कोई एक नोटबुक में लिख सकते हैं। और मान लीजिए फिर क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा, क्योंकि क्लास तो ठीक से पढ़े नहीं है, 6 सेमेस्टर ठीक से पढ़े नहीं है, तो इसलिए आज ये वीडियो देखने का आपको नौबत आ रहा है, ठीक है। यदि 6 सेमेस्टर आप बहुत अच्छे से पढ़े रहते तो क्या होता बेसिकली, तो क्या होता कि आपको ये सब मतलब चोंचला लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो यदि नहीं पढ़े हैं तो अब क्या होगा, कुछ कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं सुने हैं वो वर्ड, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूट्यूब उठाना होगा, ठीक है। यूट्यूब में कुछ कुछ चैनल्स है जिनके नाम यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, और उन चैनल से आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेंगे और आपका मतलब अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जैसे एक विकास बोपिनवार करके चैनल है सर का, ठीक है, विकास बोपिनवार, इस चैनल से आप बहुत ज़्यादा ट्रिक सीख सकते हैं, ठीक है। इससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सीख सकते हैं कि कॉग्नोसी के लिए मैं ये चैनल आपको बता दूंगा कि कॉग्नोसी पढ़ना है तो आप ये चैनल पे जाएंगे, कॉग्नोसी, उसके बाद जूरिस का, इससे आप बहुत अच्छे ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो विकास बोपिनवार सर का ये चैनल आप देख सकते हैं। फिर एक अल्टीमेट चैनल तो यही है पीके सर का, ठीक है, पीके सर मतलब डॉक्टर पीके क्लासेस करके है, यहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ से आपका एनालिसिस और ये सब केमिस्ट्री का पूरा पोर्सन जो है ना कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद और एक है जीडीसी क्लासेस का, तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे लास्ट में मैराथन टाइप की चीज़ें चलती हैं, तो 4000-5000 क्वेश्चन वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और यदि आपको केमिस्ट्री, बहुत लोगों का केमिस्ट्री का कंप्लेन आया, तो केमिस्ट्री के लिए यार आपको फिजिक्स वाला जो अभी पूरा चल रहा है यूनिकॉर्न है, समझ रहे हो, तो फिजिक्स वाला का आपको क्या करना है, वो मैं मतलब उसमें इसका जो प्लेलिस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, पंकज सर का प्लेलिस्ट होगा, उसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ऑर्गेनिक का। उसके बाद और यदि केमिस्ट्री में कुछ आपको करना है तो एक केमिस्ट्री फॉरम करके यूट्यूब चैनल है, ठीक है, केमिस्ट्री फॉरम करके यूट्यूब चैनल है, नीतीश कुमार सिंह करके, है ना। तो ये चैनल में क्या है कि इसमें पूरा जितना भी चीज़ है, ठीक है, जितना भी चीज़ है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे डाला हुआ है। केमिस्ट्री फॉरम यूट्यूब चैनल है, यहाँ से जाके आप बहुत सारा चीज़ खोज सकते हैं। जो 11-12 का यदि आपका कुछ डाउट है तो वहाँ पे बहुत एक अलग तरीके से, अलग अप्रोच से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस चैनल से आप हेल्प ले सकते हैं। ये विकास बोपिनवार सर के चैनल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये तो अल्टीमेट चैनल है पीके सर, ये जो फार्मेसी बेस्ड का है, ठीक। उसके बाद जीडीसी से भी आप ले सकते हैं, फिजिक्स वाला से आप अपना ऑर्गेनिक पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक। तो इतना कर लेंगे तो फिर आपके पास एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। देखो, तो पहला पार्ट मैं बताया कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक, क्वेश्चन आपको करना है और इनामदार का बुक को मिनिमम 10 टाइम टारगेट करके रखना है, ठीक है, 10 टाइम टारगेट करके रखना है। तो ये एक कहानी हो गई, ठीक। अब एक केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी क्या है कि जब मैं जीपैट क्वालिफाई कर गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीपैट तुम्हारे लाइफ का सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम है, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम लाइफ में आज तक तुम कभी देखोगे ही नहीं, ठीक है। नीट और ये सब का तो बात ही छोड़ दो, जीपैट एक बहुत ज़्यादा ईजी एग्ज़ाम है। जब मुझे लगा कि मैं क्वालिफाई कर गया तो आप लोग सब भी क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक। तो जब मैं ऐसे क्वालिफाई कर गया तो मैं सबको बोलने लगा कि मैं बताऊंगा कि कैसे क्वालिफाई करते हैं जीपैट एग्ज़ाम बहुत आसानी से। तो ऐसे मैं जाके सबसे बोलने लगा कि मैं जीपैट क्वालिफाई किया हूँ और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जीपैट क्वालिफाई करना है। तो ऐसे करके सबको टेलीग्राम में मैसेज करने लगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग बहुत बार स्पैम हो गया, ब्लॉक भी हो गया।
तो बहुत लोग वहाँ से आए, बोले कि हाँ सर मुझे गाइड कर दो, मुझे बता दो भैया कैसे पढ़ना है, जीपैट में क्या करना है। तो मैं सबको यही ट्रिक बताया जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत लोग थे बोले ये क्या है भाई, ऐसे थोड़ी होगा, ये नहीं होगा, तो बहुत लोग बिलीव नहीं किए। बट उसमें से एक थे, वो क्या किए, बिलीव किए ये प्रोसेस को, बोले ठीक है मैं करूँगा, मुझे कुछ भी करके जीपैट निकालना है, ठीक। तो जीपैट निकालने के लिए वो पूरा, मैं बोलता था इनामदार पढ़ना है, इनामदार पढ़ना है। मैं उन लोगों के लिए फ्री क्लासेस भी लगाता था कि जो जो लोग मतलब गेट का क्लास कर रहे हैं, मतलब जीपैट के लिए कर रहे हैं, मैं उनको गेट के बारे में बताया था पैरेलली, जो अभी वीडियो में थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। तो उनका मैं फ्री में क्लास भी लेता था। हमारी क्लास 9 से 12 चलती थी, रात में ऐसे करके सब क्लास लेते थे, मतलब सब बच्चे अटेंड करते थे जो लोग भी रहते थे वहाँ पे। तो जो एक लड़की थी उसका नाम जयश्री करके था, ठीक है, जयश्री नाम था उसका, महाराष्ट्र से थी। और ये लड़की क्या की, इसको ये भी क्लास अटेंड कर रही थी, और ये क्या की जीपैट के एग्जाम में मतलब अपना जितना पढ़ना था उतना, क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना कि आप घोड़े को नदी में ले जा सकते हैं बट उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, जब उसका मन होगा तभी वो करेगा। तो मैं क्या करता था, बस ऐसे ही फोर्स कर रहा हूँ कि भाई पढ़ो 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 करके, ठीक है। तो ये भी हाँ पढ़ रहे हैं करके ऐसे कर रहे थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग को गेट के बारे में उतना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो ये अपना गेट का फॉर्म मैं इन लोग को जबरदस्ती फोर्सफुली भरवाया कि भाई फॉर्म भरो, गेट का फॉर्म भरो। गेट का फॉर्म ये लोग भरे, उसके बाद फिर जीपैट का भी फॉर्म भरे। तो गेट का फॉर्म भरने से और जीपैट का फॉर्म भरने से क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। तो जीपैट का फॉर्म भरने से क्या होता है, जीपैट का फॉर्म भी भर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसका जीपैट नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक। जीपैट इसका क्वालिफाई नहीं हुआ, 10 या 20 मार्क्स से इसका जीपैट रह गया, ठीक है। और गेट में ये अच्छा खासा स्कोर कर ली, ठीक है। गेट एक्सेल से भरे थे पेपर और ये गेट क्वालिफाई कर गए। अब क्या हुआ, अब इससे लगने लगा क्या होगा, कहाँ एडमिशन होगा। तो मैं गेट किस पर्पज से भरवाया था, ताकि कि यदि जीपैट ना निकले तो गेट क्वालिफाई रहेंगे तो आप नाइपर में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये गेट क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद ये अप्लाई कर दिए जो गेट का COAP पोर्टल होता है वहाँ पे काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिए तो इनके पास ऑप्शन आ गया NIT के लिए। NIT अगरतला मिलने लग गया इनको, ठीक है। NIT अगरतला मिलने लग गया, NIT इलाहाबाद, ये सब जो है ये सब इनको मिलने लग गया। उसके बाद क्या किए, तो ये यहाँ नहीं जाने के बाद फिर एक ICT का अपना एंट्रेंस होता है, ICT बॉम्बे का अपना एंट्रेंस होता है, वो दे दिए। और उस एंट्रेंस में 5 फील्ड थे, ठीक है। नाम मेरे को उतना याद नहीं है, सिर्फ उसमें एक याद है, MTech इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, और इसी तरह MTech इन डाई स्टफ क्या क्या होता है, MTech इन पॉलीमर। तो ये सब में इसका रैंक आ गया 5 2 3 4 1, मतलब एक ब्रांच में टॉप 1 रैंक था, एक में 3rd रैंक था, एक में 2nd रैंक था। तो इस तरह से रैंक आ गया। तो गेट के हेल्प से ये लड़की ICT में MTech में चली जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी थी, समझ रहे हो बात। तो यदि आप इनामदार बुक को थोड़ा अच्छा से सीरियसली लेके यदि कर लोगे तो हो सके आपका ये जो इफर्ट लगाओगे इस टाइम पे, वो क्या होगा, आपको मतलब अच्छा पे बैक कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब जो YouTube चैनल के बारे में बताए हैं वहाँ से आप पढ़ेंगे, जब डाउट होगा तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम सिलेबस को आपको टारगेट करना है कि कवर कर लेना। उसके बाद और कुछ बताना है, जो NCERT बुक है आपकी, NCERT बुक है जो क्लास 11 की बुक है, ठीक है। NCERT बुक है क्लास 11 की, बायोलॉजी की जो बुक है क्लास 11 की, उसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि अभी एग्जाम दे दिया गया है NTA को, पहले शायद AICTE कंडक्ट करते थे, अब हो गया है NTA। तो NTA हर चीज़ में मतलब NCERT से ज़्यादा लगाव है, तो इसलिए हर चीज़ में NCERT को लाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको यहाँ से कवर करना है पूरा, और ज़्यादा फोकस किस में करना है, स्केलेटल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है। और एक और चैप्टर है हार्मोन वाला, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चैप्टर को कम से कम तो पढ़ के जाना ही है, ठीक है। इसके बाद आता है NCERT क्लास 12 की बुक है, NCERT क्लास 12 की बुक है। यहाँ पे ये बुक में क्या है, क्लास 12 की बुक में, NCERT क्लास 12 की बुक में आपको केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। NCERT क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट B, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो बुक है जिसमें बेसिकली ऑर्गेनिक हेलो एल्किन हेलो एरिन दिया है। ऐसे तो
पूरा बुक रिकमेंडेड है, पूरा बुक रिकमेंडेड है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पार्ट बी में कार्बोनाइल, यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें से जितना पिंक कलर का रिएक्शन है, जितना पिंक कलर का रिएक्शन है, आप उसको पूरा रट के चले जाएं, ठीक है। पिंक कलर का जितना रिएक्शन रट के इन द सेंस आप पढ़ लेंगे, ऐसे भी आप पीडब्ल्यू से कवर करेंगे, मतलब फिजिक्स वाला से कवर करेंगे, तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बाय द वे आप फिजिक्स वाला भी मिस कर दिए, ठीक है, बहुत लोग होते हैं स्टंट में। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से एनसीईआरटी केमिस्ट्री कार्बोनिल कंपाउंड का जितना पिंक कलर का रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है उसको घोंट के चले जाना वहाँ पे, और जाने के बाद क्या करना है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, इतना कर लोगे तो जीपैट में होप, यदि बहुत अच्छे से 10 बार का टारगेट यदि तुम पूरा कर लिए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम AIR 100 में ले आओगे। सीरियसली, मतलब अल्टीमेटली एक ही चीज़ है जो सबका बाप है, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी यदि आपके पास है तो आप AIR 100 भी पहुंच जाओगे 7 सेमेस्टर से, जबकि आप 6 तक में कुछ नहीं किए, ठीक है, मिरेकल है, तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है सबके पास, तो ये रिजल्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं बहुत लोगों को बताया था, तो बहुत लोग बोले मेरा असाइनमेंट है, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा ये है, वो है। लेकिन भाई यदि तुम अब लास्ट के 1 साल में तुम यदि अपना 5 घंटा डेली जीपैट के लिए नहीं दे पा रहे हो, तो फिर छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये वीडियो भी फिर मत देखो। और जीपैट का इतना कर लोगे, और साइड बाय साइड देखो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर लेना है, तो वो टेस्ट सीरीज में कोई भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या ज्वाइन कर सकते हो, GDC का भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज सेपियन का ले सकते हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज सेपियंस का ले सकते हो, या फिर बहुत सारे वहाँ से टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बट टेस्ट सीरीज के आंसर पे कभी खुद मतलब रिलाई मत करना, खुद उसको रिसर्च करना। यदि तुम्हारा कोई ऑप्शन गलत हो रहा है तो उसका खुद रिसर्च करना, और ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, बस टेस्ट सीरीज कोई एक लो और इसी टेस्ट सीरीज को बार बार रिव्यू करो, ठीक है, बार बार रिव्यू करो। जैसे GDC का टेस्ट सीरीज ले लिए, टेस्ट दिए, टेस्ट में तुम्हारा 500 नंबर का टेस्ट हो रहा है, तुमको 300 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि कहाँ कहाँ क्या गलत हुआ तो देखना है कि आंसर सच में गलत था या तुम कंसेप्ट ही गलत लगा रहे थे। तो वहाँ से कंसेप्ट तुमको सीखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। 300 नंबर हो गया, क्या क्या गलत हुआ वो देख लिए, फिर जो सही हुआ उसका भी एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड पढ़ते जाओ, क्या लिखा हुआ उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए ही मिलेगा, ठीक है। ये कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसी टेस्ट को बार बार रिवाइज करना है। पहला टेस्ट जो दिए थे जीपैट का 1 महीना पहले, डेली तुम ट्राई करो कि 5 टेस्ट पेपर को हम रिवाइज करें, 5 टेस्ट पेपर को हम रिवाइज कर ले कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या इसको नया अप्रोच क्या लगा सकते हैं। तो GDC का जो टेस्ट दोगे या सेपियन का जो टेस्ट दोगे, तो वही सब टेस्ट को जब तुम्हारा डेथ आवर आए, डेथ आवर मतलब जो लास्ट का टाइम आ जाए जीपैट से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, उसी में यही सब टेस्ट को रिवीजन करना है, ठीक है। कैसे सही होगा क्वेश्चन, क्या गलत होगा, क्योंकि यहीं से आएगा सारा कुछ। तो ये पूरा कहानी किसका है, ये पूरा कहानी है जीपैट के एग्जाम का, कि जीपैट में 7 सेमेस्टर से किस तरीके से लाना है। देखो अब एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, चलो ठीक है। मैं अब एक बात बताता हूँ, ये अपार्ट ये मतलब ये लॉजिक है पूरा कि कैसे एग्ज़ाम निकालना और कैसे वो काम करेगा। अब मैं कुछ फिलॉसफी की बात बताता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ क्या होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल बात क्या है कि लाइफ में तुमको एक ना एक टाइम पे गधा मजदूरी करना पड़ता है। गधा मजदूरी मतलब ऐसा करना पड़ेगा तुमको कि उसका तुमको प्रेज नहीं मिलेगा, चाहे वो तुम्हारा कोई भी फेज हो। यदि तुम वो अपना गधा मजदूरी वाला फेज अभी इनिशियल में मान लेते हो, ठीक है, जब तुम अपना 11-12 में थे, सिंपल देखो लॉजिक क्या है, मतलब जब तुम 11-12 में हो और तुम बहुत भयानक मेहनत कर रहे हो, सब लोग तुमको चिढ़ा रहे, फिर भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम उसका रिजल्ट तुमको क्या मिलेगा कि तुमको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा और तुम अल्टीमेटली IITs या NIT या नीट ये सब क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहाँ से अच्छा डिग्री करोगे, उसके बाद तुम्हारा मतलब स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा लाइफ का, ठीक है। लेकिन यदि तुम फिर वहाँ 11-12 में नहीं पढ़े, ठीक है, फिर तुम ड्रॉप लिए, ड्रॉप में भी नहीं पढ़े, तो तुमको कोई ऐसा नॉर्मल सा एवरेज कॉलेज मिल जाएगा जिसमें तुमको, या फिर एवरेज कोर्स मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा जो ड्रीम था वो नहीं मिलेगा और उसमें तुमको फिर मेहनत करना होगा। अब 4 साल कॉलेज में मिल रहा है, तो वो 4 साल तुम भाई कॉलेज में क्या कर रहे हो उस पर पूरा डिपेंड करता है। 4 साल यदि कॉलेज में तुम बहुत
बहुत भयानक तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो तुमको अल्टीमेटली तुम जब 4 साल बाद निकलोगे, ठीक है, यदि तुम कॉलेज का 4 साल को अपना गधा मजदूरी फेज मानते हो और वहाँ पे बहुत मेहनत करते हो, तो तुम भाई 4 साल बाद अल्टीमेटली बहुत अच्छे जगह पे रहोगे। जैसे तुम देखते हो बहुत सारे कॉलेज में तुम्हारा किसी एक ही का प्लेसमेंट हो रहा है, 2 ही का प्लेसमेंट हो रहा है, बाकी सबका क्यों प्लेसमेंट नहीं हो रहा भाई? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो वहाँ पे काम नहीं किए, ठीक है, काम नहीं किए, या फिर और कुछ अलग बात होगा तो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो काम कर रहे हैं पूरा ईमानदारी से उनका हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, जो दूसरे मतलब 4 साल बाद भी तुम नहीं किए, तो फिर तेरे को मिल रहा है कि मास्टर्स करने जा रहे हो तो वहाँ पे कर लो, ठीक है। तो लाइफ तुमको चांस देगी, और कुछ नहीं करोगे तो लास्ट में तुम देखोगे कि लास्ट में तुमको जाके मेहनत करना होगा बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे तुमको कोई फीडबैक मतलब कोई प्रेजिंग नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज़ कर सकते हो। तो जब तुम जिस फेज़ को अपना गधा मजदूरी का फेज़ मान लो, जब जागो तभी सवेरा सुने हो कहानी, तो वहाँ से तुम चालू कर दोगे तो तुम अल्टीमेटली बहुत अच्छे जगह पे आके लैंड करोगे। चलो, तो ये पूरा कहानी हो गया कि जीपैट एग्ज़ाम बहुत सस्ते में, बहुत कम मिनिमम एफर्ट जो है। देखो, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने का कोई टेक्निक नहीं होता है। जैसे मैं ये चीज़ बोल दे रहा हूँ ना, तो ये बोलना मतलब कि यही एक तरीका है, ऐसा बात नहीं है, समझ रहे हो? यही एक तरीका होगा जिससे एग्ज़ाम निकलेगा, ये नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जीपैट बोल रहा हूँ, तो ये जीपैट एग्ज़ाम है ना, तो ये जीपैट एग्ज़ाम को निकालने का इन्फिनिटी तरीका हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी अप्रोच हो सकता है जीपैट एग्ज़ाम निकालने का। बहुत तुमको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी मेरा एग्ज़ाम निकल गया, और बहुत लोग हैं जो बहुत पढ़ रहे थे फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इन्फिनिटी अप्रोच हो सकता है किसी एक एग्ज़ाम को निकालने का, ठीक। तो भाई बात क्या है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम को निकालने का कोई टेक्निक नहीं होता है। होता क्या है, एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड बोले तो फिजिक्स यदि पढ़े होगे तो पता होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम इफर्ट, मिनिमम जो है वो आपके पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि जीपैट एग्ज़ाम यहाँ है और किसी भी तरीके से आप अपना मतलब एनर्जी या फिर कोई भी अप्रोच यूज़ करके आप यदि यहाँ तक पहुँच जाओगे तो आपका जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी टेक्निक लगा लो, कोई लंबा टेक्निक है, छोटा है, कोई कुछ भी है, लेकिन आप कुछ भी करके यदि जीपैट के थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाओगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम के थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाओगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई पार्टिकुलर टेक्निक नहीं है, हम वो बता रहे हैं जो हम यूज़ किए। हो सके कि कल कोई और आएगा वो आपको और अच्छा टेक्निक बताएगा जिससे आपका एग्ज़ाम निकल गया। हो सकता है आप अपना टेक्निक लगा के आप खुद एक एग्ज़ाम निकाल लें, ठीक है। तो वो सब आपका अपना अप्रोच हो जाएगा, वो आप अपने तरीके से एग्ज़ाम कर लेंगे। तो ये हो गया जीपैट का बात। और ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कुछ भी हो सकता है, आप कहीं से भी, इधर से भी अप्रोच कर दें, इधर से आ जाएं, ठीक है। ऐसे ये थ्रेशोल्ड कभी नीचे नहीं आएगा, इसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, चाहे टेक्निक कोई भी हो। चलिए, तो ये था जीपैट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गेट के बारे में कि गेट से क्या हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। गेट एग्ज़ाम के बारे में बीफार्म वालों को बहुत पता नहीं रहता है, ठीक है। जब आप मास्टर्स करेंगे तब पता चलने लगेगा कि गेट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। गेट जनरली सुनते ही सब सोचते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए, बट आपको गेट का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। सब लोग गेट का फॉर्म भर सकते हैं। अभी जैसे हम जो आपको बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि एक्सेल होता है, बीटी होता है, और क्या होता है, और एक बोलते थे CY। तो ये जो CY है ये बी फार्मा वालों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ये केमिस्ट्री मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। इसमें आपका कंपटीशन MSc केमिस्ट्री वालों से हो जाएगा, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, और जो PhD के एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए उनसे हो जाएगा, ठीक है। और केमिकल ब्रांच के जो हैं वो उन लोगों से हो जाएगा। तो इनका केमिस्ट्री बहुत अलग होता है। फार्मेसी का ड्रॉबैक यही है कि फार्मेसी में आपको मतलब मास्टर ऑफ ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बना दिया जाता है। आपको पढ़ाया सब कुछ जा रहा है बट आपकी मास्टरी किसी में नहीं हो पा रही है। इंजीनियरिंग में क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, इसी में पढ़ रहे हैं आप, तो आपके पास एक कमांड है। तो प्लेसमेंट का इशू यहाँ पे भी मेरे अकॉर्डिंग है कि इसके कारण भी आपको मतलब ऐसा प्रॉपर हाई पैकेज का जॉब नहीं लग जाता है सीधा बैचलर्स के बाद। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये 2 एग्जाम में आप कर सकते हैं। आप हो सके तो यदि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है तो आप इसको भी भर सकते हैं। इसका भी कट ऑफ मतलब 27 या 28 मार्क्स जाता है आउट ऑफ 100, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। 2 पेपर का एग्जाम गेट में एक साथ दे सकते हैं। तो मैं सीधा ईमानदारी से लाइफ साइंस के बारे में बात करता हूँ, एक्सेल वाले पेपर के बारे में, उसमें क्या करना होता है और कैसे होना होता है, ठीक है। तो जो गेट का एग्जाम है उसको भाई NTA कंडक्ट नहीं करवाता है। गेट का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, सीधा IIT कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो IIT में जैसे लास्ट ईयर खड़गपुर IIT KGP कंडक्ट कराया था, ठीक है। उससे पहले IIT बॉम्बे कंडक्ट करवाया था, उससे पहले कौन करवाया था, अभी फिर जो 2023 में गेट होगा वो कौन कराएगा, IIT कानपुर करवाएगा, ठीक है। IIT कानपुर ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा।
तो अब क्या है कि गेट का एग्जाम होगा, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल वाले पेपर। एक्सेल पेपर का नाम होता है, ये कोड है, नाम होता है लाइफ साइंस, ठीक है। तो लाइफ साइंस जब आप देंगे, लाइफ साइंस का जब आप एग्जाम देंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन आएगा जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड करके आएगा, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड के बाद दूसरा जो है वो रहेगा केमिस्ट्री, और ये जो केमिस्ट्री होगा वो CY वाले पेपर के जैसा केमिस्ट्री नहीं होगा। ये पेपर बेसिकली 11th और 12th और समथिंग, मतलब आपका B.Pharm लेवल का, कुछ B.Pharm नहीं बोल सकते हैं, BSc बोल सकते हैं, ठीक है, BSc लेवल का केमिस्ट्री, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब का थोड़ा एडवांस वर्जन होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और इसके बाद 5 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं। एक का नाम होता है फूड टेक्नोलॉजी, जो लोग BSc या B.Tech इन फूड टेक्नोलॉजी करते हैं वो लोग इसको ये करेंगे। दूसरा होता है आपका जूलॉजी, जो BSc जूलॉजी कर रहे हैं वो लोग देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो BSc बॉटनी कर रहे हैं वो देते हैं इसको। उसके बाद होता है माइक्रोबायो, ये फार्मा वाला का पेपर है, ऐसे माइक्रोबायोलॉजी वाले भी इसको देखते हैं, माइक्रोबायो, और एक होता है बायोटेक। तो इतना ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, इतना पेपर का मतलब ये दोनों पेपर जो है ये क्या है, कंपलसरी पेपर है, ये दोनों क्या है, कंपलसरी पेपर है, और ये सब है ऑप्शनल। इसमें से कोई 2 आप कर सकते हैं, कोई भी 2, मतलब इसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा कि फूड टेक क्यों किए, जूलॉजी क्यों किए, ये क्या, वो नहीं, इसमें आप कोई भी कर सकते हैं। तो बीइंग ए फार्मेसी स्टूडेंट, आपका यदि माइक्रोबायो और बायोटेक बहुत अच्छा है तो आप ये अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये जूलॉजी 12 में पढ़े हैं वही ज़्यादा अच्छा है, तो आप जूलॉजी भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी 2 पेपर आप दे सकते हैं। जनरली यही होता है, लोग बायोटेक और माइक्रोबायो पढ़ के जाते हैं और दे के आते हैं जूलॉजी या फिर बॉटनी, ठीक है, मैं भी यही किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, तो एग्जाम को ये है आपका पैटर्न। और गेट का एग्जाम आपका बेसिकली इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है MCQ टाइप क्वेश्चन, एक होता है MSQ टाइप क्वेश्चन, और एक होता है NAT, ठीक है, NAT। और एक तो जनरल एप्टीट्यूड, आपको पता ही है जनरल एप्टीट्यूड कुछ भी पूछ सकता है, इस तरह का ऐसा बॉक्स दे देगा और यहाँ पे नंबर लिख देगा, कुछ भी बोल देगा यहाँ क्या है, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरल एप्टीट्यूड का बहुत सारा आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप गेट का कर सकते हैं। तो MCQ हो गया, MSQ हो गया, NAT हो गया, ठीक है। 3 तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जो लोग JEE एडवांस में अपेयर हुए होंगे उनको पता है, यदि JEE एडवांस में अपेयर होंगे तो डेफिनेटली आप फार्मेसी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन नेट का क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ एक नंबर में आंसर देना रहता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी, और ऑप्शन में सिर्फ आपको नंबर भरना रहेगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, बस सिर्फ नंबर में आंसर देना होता है, और इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, 0 नेगेटिव मार्किंग। ये जो MSQ है, इस MSQ में भी क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और इसमें 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही करना होता है। यदि आप सारा ऑप्शन सही करेंगे तभी आपको मतलब प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज वो गलत में काउंट होता है, उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता। और ये MCQ 2 होता है, ठीक है, एक 2 मार्क्स का MCQ होता है और 1 मार्क्स का होता है, और इसी में नेगेटिव मार्किंग होता है, और कितना होता है वो एग्जैक्टली अभी हमको नहीं पता है, लेकिन ये MCQ, MSQ, नेट, ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो इसमें पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर ले, यदि माइक्रोबायो और बायोटेक बहुत अच्छे से आप GPAT के तैयारी के टाइम ही पढ़ लिए हैं तो आपको फिर सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पता रहना चाहिए, जिसका तैयारी हम करवा देंगे, ठीक है, जिसका तैयारी हम करवा देंगे, ये बेसिक केमिस्ट्री कि आपको एग्जाम में जाके क्या करना। और यदि मेरे ऊपर भी नहीं तो आप सिंपल सा एक GPAT मतलब गेट का आप एक प्रीवियस ईयर बुक उठा लें, गेट का एक प्रीवियस ईयर बुक उठा लें, और ये बुक उठाने के बाद आप क्या करेंगे कि जितना क्वेश्चन है अपना मतलब सेक्शन डिवाइड कर ले कि हमको माइक्रोबायो, बायोटेक और केमिस्ट्री और ये करना है, तो गेट का प्रीवियस ईयर को 5 टाइम्स लगा लें, ठीक है, 5 टाइम्स यदि ये लगा लिए विद एक्सप्लेनेशन तो आपका गेट भी निकल जाएगा, ठीक है। बस ये सिर्फ लाइफ साइंस के लिए, और ये सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। मैं इसमें गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा रैंक ले आएंगे, ऑफकोर्स आप यदि बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रैंक आएगा, लेकिन बहुत अच्छा रैंक लाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि गेट आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो गेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसका बेनिफिट है कि यदि आप GPAT नहीं निकाले तो भी आप नाइपर दे सकते हैं, ठीक है, गेट नहीं निकाले तो आप नाइपर का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, GPAT बिना निकाले गेट यदि क्वालिफाई है तो नाइपर का एग्जाम दे सकते हैं। M.Tech करेंगे यदि, ठीक है, यदि गेट निकाल के आप M.Pharma करेंगे तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, गेट निकाल के यदि आप M.Tech करेंगे ना तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो नॉर्मल सबको मिलता है, ठीक है। और गेट निकाल के आपका ICT का एंट्रेंस में वेटेज बढ़ जाएगा कि आपका यदि गेट क्वालिफाई है, गेट में ज़्यादा आपका स्कोर है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है।
और ये सब है गेट का कहानी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप 7 सेम में आ चुके हैं, यदि आप जीपैट के बारे में एक बार भी सोच रहे हैं तो आप जीपैट का एग्ज़ाम दें, और यदि नहीं सोच रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में झूठ कर जाके कंपटीशन मत बढ़ाएं, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जीपैट दे रहे। यदि एम फार्म करना है, माइंड में डिटरमाइंड है कि एम फार्म करना है, तभी आप जीपैट का एग्ज़ाम दें, गेट का एग्ज़ाम दें। अननेसेसरली कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि वहाँ पे जो और भी एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, चाहे एक भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करे या ना करे, क्योंकि जो टोटल मार्क्स निकलता है, ठीक है, वो सब कैसे निकलता है, वो सब आपका टोटल ऐड होकर निकलता है, कितने स्टूडेंट अपेयर हुए उसी के हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो आप यदि वहाँ पे बैठ के सिर्फ तुक्का भी मार दे रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ यदि पॉजिटिव मार्क आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा रहा है। तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। आपको यदि एम फार्म करना है, एम टेक करना है, तभी आप ये सब एग्ज़ाम में अपेयर हो। और उसके बाद जो भी चीज़ हो, हम मतलब मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें फ्री का सबको गाइडेंस ये सब मिलता है रिलेटेड चीज़, ठीक है। तो उसमें फिर आप अपना मेहनत से निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। लास्ट ईयर भी हम लोग का जो हुआ उससे रिलेटेड वीडियोस, लास्ट ईयर का जितना भी सिलेक्शन है वो सब सारा कुछ वहाँ डाल दे रहे हैं, और वो सब कुछ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। और भी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, जो भी गाइडेंस होगा, वो व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, सबका लिंक मैं दे दूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें और जितना भी हेल्प है आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, बस पढ़ाई करो और यार एग्ज़ाम निकालो, ठीक है। चलो, थैंक यू।